चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 10 का विज्ञान। इसको देखते हैं। तो विज्ञान क्लास 10 के विज्ञान में 4 पोर्शन है। ठीक है, 4 पोर्शन है। कौन कौन सा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। दूसरा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और तीसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और लास्ट है पर्यावरण। लास्ट क्या है? पर्यावरण। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन। सबसे पहले भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान से। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको भौतिक विज्ञान में? तो सबसे पहले आपको मिलेगा प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है? ठीक है, तो प्रकाश के बारे में क्या क्या आपको मिलेगा? तो प्रकाश का परावर्तन मिलेगा, परावर्तन और अपवर्तन मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में 2 चैप्टर है। ठीक है, एक है समतल पृष्ठों से, समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है गोलीय पृष्ठों से, गोलीय पृष्ठ से। ठीक है, पहला क्या है? समतल पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से, और दूसरा क्या है? गोलीय पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से। ठीक है, अब अपवर्तन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो अपवर्तन में आपको मिलेगा, सबसे पहले है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद से लेंस, लेंस का अपवर्तन, लेंस का अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद से इसमें मिलेगा आपको, लास्ट है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद से दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने को? तो इसमें मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा। दूसरा आपको क्या मिलेगा? दूसरा मिलेगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। उसके बाद से तीसरा मिलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में आपको मिलेगा प्रेरण, प्रेरण। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें अब क्लास 10 के भौतिक विज्ञान में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ प्रकाश का समतल पृष्ठों द्वारा परावर्तन। ठीक है, प्रकाश है और समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो समतल पृष्ठों द्वारा, समतल, समतल पृष्ठों द्वारा, पृष्ठों द्वारा प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश
के सहारे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसकी परिभाषा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रकाश आता कहाँ से है। ठीक है, तो प्रकाश जहाँ से भी आएगा, तो प्रकाश जहाँ से भी आता है उसे हम प्रकाशिक स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक स्रोत होता क्या है देखते हैं। प्रकाशिक स्रोत क्या होता है? तो जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाशिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रकाशिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ पे प्रकाशिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है दीप्त या फिर इसको हम प्रदीप्त बोलते हैं। दीप्त या प्रदीप्त। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिन वस्तुओं में प्रकाश स्वयं का होता है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन वस्तुओं को दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है अदीप्त स्रोत। तो इसका क्या मतलब होता है? अदीप्त स्रोत का मतलब क्या होता है? अदीप्त स्रोत का मतलब ये होता है कि जो दूसरे वस्तुओं के सहारे चमकती हैं, उनको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों की परिभाषा लिख रहा हूँ। तो दीप्त क्या है? जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश होता है। जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे दीप्त या प्रदीप्त स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल सूर्य, तारे, बल्ब, तो मोमबत्ती। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक है, तो इन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, इन वस्तुओं में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। अब ये देखते हैं अदीप्त वस्तु क्या होता है। तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे वस्तु के सहारे चमकती हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ मिटा के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
अदीप्त वस्तु, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है तथा दूसरे वस्तुओं के सहायता से दूसरे वस्तुओं की सहायता से चमकती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। ठीक है, तो ये वस्तुएं दूसरे वस्तुओं के सहारे हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये वस्तुएं दूसरे वस्तुओं के सहारे हमें दिखाई देती हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा उसे हम अदीप्त बोलेंगे, और जिनमें स्वयं का प्रकाश होगा उसे हम दीप्त बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण। इसको मैं लिख दे रहा हूं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश अदृश्य होता है और इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गमन करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कुछ ना हो उसे हम निर्वात मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या है? माध्यम अभी जस्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, मैं समझा दूंगा। अब चौथा पॉइंट क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश
की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट यह है कि प्रकाश अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट यह है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई तरंग है, ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि इसको बोला जाता है श्रिंग। इसको क्या बोला जाता है? श्रिंग। और इसको बोला जाता है गर्त। तो आप एक श्रिंग और एक गर्त की लंबाई लेंगे, तो इसको बोला जाएगा तरंग दैर्घ्य, और इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? तरंग दैर्घ्य, और इसको किससे दिखाया जाता है? लैम्डा से। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है क्या है? प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? प्रकाशिक माध्यम। तो देखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होके गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला है पारदर्शी। पहला क्या है? पारदर्शी। दूसरा क्या है? दूसरा है पारभासक। और तीसरा है अपारदर्शी। ये तीन तरीके के प्रकाशिक माध्यम होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब ये होता है कि प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाए। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाए उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे समझते हैं कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं इसका कि मान लेते हैं कि ये कोई कांच है, पारदर्शी कांच है। अब हमने यहाँ से टॉर्च जलाया, अब ये टॉर्च जलाया, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश हमने भेजा 100, ठीक है, मान लेते हैं कि प्रकाश हमने यहाँ से भेजा 100, यहाँ से निकलेगा, बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा? तो बाहर निकलेगा 99, ठीक है, बाहर कितना निकलेगा? 99। अब एक है इस माध्यम ने, यानी कि इस प्रकाशिक माध्यम ने सोख लिया, ठीक है, 100 भेजे थे, 99 प्राप्त हो रहा है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जो है कि इस माध्यम ने सोख लिया है। ठीक है, अब होगा क्या इसमें कि प्रकाश का यहाँ पर अधिकांश भाग निकल जा रहा है और न्यूनतम भाग रुक जा रहा है। ठीक है, प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जा रहा है तथा न्यूनतम भाग रुक जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? रुक जा रहा है। तो प्रकाश का अधिकतम भाग निकल जा रहा है, एक भाग रुक जा रहा है। इस माध्यम को हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। पारभाषक में क्या होता है? पारभाषक में जैसे मान लेते हैं कि अब यही कांच है, इस कांच को हम घिस देते हैं। ठीक है, तो यही कांच है, अब इस कांच को घिस दिया गया। अब फिर से हम टॉर्च जलाएंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? टॉर्च जलाएंगे। अब होगा क्या कि प्रकाश यहाँ से निकलेगा। ठीक, ये घिसा हुआ कांच है, प्रकाश यहाँ से निकलेगा। हमने भेजा कितना? 100 भाग भेजा प्रकाश का। अब ये इधर से निकलेगा कितना? तो इधर से निकलेगा, बहुत कम होके निकलेगा, तो इधर से निकल गया लगभग में 45%। इधर कितना निकलेगा? 45%। ये 100% इधर से आ रहा है और इधर कितना निकलेगा? 45%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये अधिकांश भाग जो है कि इसने सोख लिया है प्रकाश का अधिकांश भाग। कितना भाग सोखा है? 55 भाग। ठीक है, 55% भाग रुक गया है, 45% भाग निकल गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा माध्यम जिसका अधिकांश भाग रुक जाए, ठीक है, ये अधिकांश भाग रुक जा रहा है तथा न्यूनतम भाग निकल जा रहा है। ठीक है, निकल पा रहा है, ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे? पारभाषक माध्यम। और तीसरा क्या है? पारदर्शी। तो पारदर्शी में हम ऐसा माध्यम लेंगे जिसमें प्रकाश का एक भी भाग ना निकले। तो जैसे मान लेते हैं कि इसको मैं लकड़ी ले रहा हूँ, लकड़ी। ठीक है, तो टॉर्च हम यहाँ से जलाएंगे, यहाँ से, और होगा क्या कि प्रकाश इस लकड़ी से रुक जाएगा, इस पार नहीं जाएगा, प्रकाश इस पार नहीं जाएगा। हमने भेजा कितना? 100% भेजा, और इधर कितना निकल के आया? 0%। ठीक है, इधर कितना निकल के आया? 0%। तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, समझ में आया? तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। अब देखते हैं पारदर्शी माध्यम। मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाए, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। पारदर्शी माध्यम कहलाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कांच, वायु, और क्या हो सकता है? शुद्ध जल आदि। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा ये होगी, ठीक इसके उल्टा। ऐसा माध्यम जिसमें अधिकांश भाग रुक जाए, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग रुक जाए, उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग रुक जाए। ठीक है, यहाँ पे अधिकांश भाग क्या हुआ है? अधिकांश भाग यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पे अधिकांश भाग क्या हुआ है? रुक गया है। तो उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं।
हाँ, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, या फिर घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, और अशुद्ध पानी, गंदा जल, गंदा पानी, ठीक है, आदि। अब अपारदर्शी में क्या होगा? अपारदर्शी में क्या होगा कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का, ऊपर लिखते, हाँ, तो अपारदर्शी क्या होता है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसको अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी माध्यम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का पूरा भाग रुक जाए, ठीक है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का पूरा भाग रुक जाए, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा लकड़ी, दीवार, ईंट की दीवार, ठीक है, आदि, ठीक है। तो समझ में आया?